Hello students, welcome back to my channel. Today this class I am taking for class 11th Biology NCERT book, chapter 4 Animal Kingdom. Here I am starting, I taught you already the tutorials I posted over there. Now today I am going to start with the exercises of the chapter Animal Kingdom. Under your exercises, your first question is, what are the difficulties that you would face in classification of animals? Now look at here. For the classification of living organisms, common fundamental characters or characteristics are considered. भाई जब क्लासिफिकेशन है तो हम फंडामेंटल कैरेक्टर्स कंसीडर करते हैं. If we consider specific characters or characteristics, then each organism will be placed in a specific group and the entire objective of classification would not be achieved. So classification is also important in comparing different organisms and judging their separate evolutionary significance. If the single character is considered, then the problem will not be solved. देखिए, जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. अगर हम सिर्फ एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी. तो ये डिफिकल्टीज होती है, इसी के लिए हम कॉमन कैरेक्टर्स कॉमन ग्रुप में लेके के एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन ए स्पेसिमेन, what are the steps that you would follow to classify it? Now look at here. To classify a given specimen, we can follow the following steps. First, identify the level of organization. Cellular level, tissue level, और मतलब पहले उसका लेवल सेल में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, टिश्यूज हैं या ऑर्गेन्स कितने हैं, उस हिसाब से लेवल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. सेकेंड, एसेस द बॉडी कैविटी, मतलब ये देखिए कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट एब्सेंट. अगर बॉडी कैविटी नहीं है देन इट विल बी एसीलोमेट. फॉल्स बॉडी कैविटी है देन सीडोसीलोमेट. अगर प्रॉपर सीलोम है तो उनको बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो उनको हम सीलोमेट कहेंगे. नेक्स्ट इज योर बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री मे बी रेडियल राउंडेड एनिमल्स में, बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल, मतलब कहीं से भी सिमेट्री नहीं होगी. बायलेटरल किसी एक प्लेन से काटने में बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. रेडियल में अगर किसी भी प्लेन से काटिए मगर सेंट्रल से होकर के अगर आप काटेंगे तो बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. अदर फंडामेंटल फीचर्स जैसे प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट्स, जैसे एनिलिडा है, एनिलिडा में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. स्केलेटन, वेदर एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट और एंडोस्केलेटन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट्स सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव organs are present or asexual reproduction takes place in any specimen. और taxonomic group मतलब किस फाइलम में है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जनरा, जीनस एंड स्पीशीज. अकॉर्डिंगली वी क्लासिफाई द एनिमल बाय कैरेक्टर्स. जैसे फाइलम के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम सबसे पहले एनिमल्स को तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई, स्पेसिमेन जो दिया है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. Now the next one, how useful is the study of the nature of body cavity and coelom in the classification of animals? See, the presence and nature of a body cavity or coelom. Presence and nature of a body cavity or coelom, it is an important factor in animal classification, helping to differentiate between coelomates, pseudocoelomates and acoelomates. This is one word, acoelomates. Under coelomates, animals with a true coelom, a fluid-filled body cavity completely lined by mesoderm layer. For example, जैसे annelids हैं, mollusks हैं, मोलस्का हैं, एचेचा हैं, अकॉर्डेट्स हैं, इनमें बॉडी सीलोमेट होती है. Pseudocoelomates means false coelom. Animals have a body cavity but it is not completely lined by mesoderm. पूरी बॉडी कैविटी mesoderm में लाई नहीं करती जैसे स्केलेमेंथीज में होता है. एंड एसीलोमेट्स, एनिमल्स लैकिंग बॉडी कैविटी, एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती ही नहीं है. एंटायरली दे आर क्लासिफाइड एज एसीलोमेट्स. जैसे पॉरीफेरा है, निडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है,
इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. सो द प्रेजेंस और एब्सेंस and the nature of the coelom, whether it is lined by mesoderm, that provides important or valuable information of an animal's evolutionary relationships and helps them to categorize into different phylum. Classification is fundamental for understanding the diversity and evolutionary history of animal kingdom. I hope the answer is clear to you. Now you move to the next one, that is the fourth one. Distinguish between intracellular and extracellular digestion. When we ask about intracellular and extra, see, you can make in the means in the differentiate in the column wise, draw a line, the points. Here the 3 points I have written separately. So, and under intracellular digestion, see, intracellular digestion is the process of breakdown of complex food particles into simple substances within the cell. Whereas in extracellular digestion, it is the process of breakdown of complex food substances into simple particles outside the cell. इसमें inside the cell, इसमें outside the cell. Second point, the process of digestion is initiated by the phagocytosis, means by ingesting the food particles or substances through the cell membrane. Cell membrane के जरिए food particles को digest करना, that is called phagocytosis. फूड दैट इज नोन एज द इंट्रा, जो सेल के अंदर होते हैं, जैसे फैगोडाइजेस्टिक लाइसोसोम्स आपका ऑर्गन होता है जो कि अंदर की बॉडी को जो एंजाइम जो चीज नहीं होते वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देता है सेल से. बट अंडर एक्स्ट्रा सेलुलर in this reaction the reaction of the digestion may occur either in the body cavity or completely outside the cell. For example, humans, they have a complete digestive system where food is digested through enzymes secreted in different parts of the alimentary canal. जैसे आपके स्टमक में आपका गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन में आपके अलग अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और भी सुक्रेज होते हैं, लैक्टेज होते हैं, माल्टेज होते हैं, ये सारे एंजाइम होते हैं, लाइपेज फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है. तो ये एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये फूड को कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर गट में होता है. वेयर फंगस it lacks digestion but it performs digestion outside the body. And the last point, the process of digestion is catalyzed by various hydrolytic enzymes or digestive enzymes present in lysosome. जो सिंगल सेल है, लाइसोसोम होता है, उसको वो जो लाइसोसोम होता है उसमें हाइड्रोडाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज रेयर प्रोमिनेंट यूनिसेलुलर एनिमल्स, जैसे पॉरीफर है, सीलो में जो प्रोटोजोन्स हैं, पॉरीफर्स है, एंड दे लुक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सच एज प्रोटोजोन्स, पॉरीफर. तो सिंगल सेल होता है, जो होता है बॉडी होती है, डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, नहीं होती है, जो बॉडी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर चला जाता है. बट अंडर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन व्हाट हैपेंस, here it releases the digestive enzymes on the complex food particle which causes the breakdown of food particles. It absorbs the essential nutrients from the digested food to carry out various processes. I hope it's clear that how to write your answer. If you know, you can click the picture and you can write down. Now your next question, that is the fifth one. What is the difference between direct and indirect development? Now look at here, direct development and indirect development. When we ask about the direct development, see, direct development is made of development where the young organism develops directly into the adult from without any intermediate stages. किसी भी स्टेज, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, पेरेंट्स से रिजेंबल करता है वेदर मेल और फीमेल, और वो डेवलप होता है. Indirect development, series of developmental stages including larval form that do not resemble the left. जैसे एग है, एग से लार्वा हैच हुआ, लार्वा से टैडपोल बना, टैडपोल से प्यूपा और फिर एडल्ट, वो होता है. लेकिन जो लार्वा है, लार्वा एडल्ट से जो एग से तुरंत लार्वा निकलता है, तो लार्वा बिल्कुल भी रिजेंबल. तो ये सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में. डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन वन स्टेज विद इन
with no intermediate forms, किसी भी intermediate form के बिना उसमें direct चेंज है. जबकि indirect में indirect development it occurs in multiple stages with several intermediate stages जैसे pupa, larva, egg से egg hatches into larva, larva में भी कई molting stages होती है, first molting, second molting, third molting, then it changes into the full larva, then the larva stops feeding, changes into the pupa and then the adult. Last one, the young organism closely resembles the adult. Young organism जो अपने जो जैसे ह्यूमंस में है, रिप्रोडक्टिव बच्चा होता है, ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल करता है, वैसे ही बड़ा होना शुरू होता है. बट हियर द यंग ऑर्गेनिज्म दैट इज लार्वा, इट डज नॉट रिजेंबल द एडल्ट. जैसे फ्रॉग में है, फ्रॉग में लार्वल स्टेज होती है, बटरफ्लाइज वगैरह में होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में होती है. बट ह्यूमन बींग्स जैसे हाइड्रा में रिजर्नेशन होता है तो क्या होता है, बर्ड फॉर्म होती है, पूरा रिजेंबल करता है पेरेंट हाइड्रा से और डिटैच होकर नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what are the peculiar features that you find in parasitic platyhelminthes? Now here peculiar features of parasitic platyhelminthes is a thick resistant outer covering tegument that protects them from the host digestive enzymes and immune system. Second point, suckers or hooks or maybe both, suckers or hooks or both are present for attaching to the host tissues or organ. Next, the digestive system is completely absent because they get the digested food from the host. They are getting digested food, so digestive system is completely absent. Sense organs and the nervous system, they are simplified or absent. Some parasitic flatworms may have anaerobic respiration. Parasitic flatworms, they have complex life cycles with multiple hosts, allowing them to spread and complete their development. इसमें जैसे होस्ट होता है, तो जो पैरासिटिक होस्ट होते हैं तो वो एक से दो होस्ट पर अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, जिससे कि इसके चांसेस स्प्रेड और इसके डेवलपमेंट में जो होते हैं इसके चांसेस और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. The next is, what are the reasons that you can think of for the arthropods to constitute the largest group of the animal kingdom? Yes, for this you had the answer of the question 7. The phylum arthropods to constitute the largest group of the animal kingdom due to the following reasons. First, jointed legs that allow more mobility on land. Second point, hard exoskeleton made of chitin that protects the body. Third point, the hard exoskeleton also reduces water loss from the body of arthropods, making them more adapted to terrestrial conditions. I hope your answer is clear to you. Now the next one, water vascular system is the characteristics of which group of the following? Porifera, Ctenophora, Echinodermata, Chordata. The correct option is Echinodermata. Next one, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. Justify the statement. Under this, you have the options in the two way you can write. If in the short or 2 marks question, 1 marks, you can write this answer. If 2 marks, then you can write the next one. See, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate because the phylum Chordata includes groups that do not have a backbone like tunicates and lancelet, while all vertebrates are characterized by having a vertebral column. That's why vertebrates are a subgroup within the larger phylum of chordates. Or you can write in the next way also. See, the pharyngeal gill slits and notochord,
They are the important, defining, you can write it over here, important characteristics of the phylum Chordata. The notochord is only present in the larval stage, as you said, in frogs, etc. During those who have the metamorphosis, that is your arthropoda and arthropoda group, and this your amphibians also. Larval stage of Urochordata and is missing in the adult stages, जो कि लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है लेकिन एडल्ट में नहीं होती. So the notochord remains present throughout the life in Cephalochordata. Cephalochordata में notochord throughout the life present होती है. But when we look at vertebrates, the notochord is eventually replaced by a bony or cartilaginous vertebral column in adulthood only. In the embryos of the vertebrate animals, is the notochord present at the embryonic stage, but not at the adult. So vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. I hope it is clear to you. And now the next one, how important is the presence of air bladder in Pisces? When we ask the importance of air bladder in Pisces, so the air bladder, it is also known as swim bladder. Air bladder is also known as swim bladder, and it is important for the group Pisces because, first point, the air bladder is a gas-filled sac that helps fish regulate their buoyancy. Second point, by adjusting the amount of gas within the bladder, fish can control whether they float higher or lower in the water. जैसे ही उसमें अमाउंट ज़्यादा होगा, हैवी होगी, तो वो नीचे स्विम करेगी, और जैसे ही जो उसको ऊपर आना होता है तो उसकी ब्लैडर की हमारा इसको बाहर कर देते हैं तो बॉडी लाइट हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं. This allows them to stay, next point, this allows them to stay at a specific depth without continuously swimming. बिना तैरने के अलावा ये अपनी डेप्थ अपने हिसाब से इनको कहाँ होना है, ये अपनी बॉडी को ऊपर या नीचे ओशंस में या वाटर बॉडीज में कर सकते हैं. एंड कंजर्विंग एनर्जी, और जैसे स्विम करने में जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी भी नहीं लगती बिना स्विमिंग के. लेकिन जो एक ग्रुप ऑस्ट्रोकॉन्ड्रोकाइटिस फिशेस जो होती हैं उनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, तो उनमें उनको दस करने के लिए कंटिन्यूस दे आर स्विमिंग टू मेंटेन देयर पोजीशन. सो द एयर ब्लैडर आल्सो एक्ट्स एज अ रेजोनेटिंग चैम्बर. एयर ब्लैडर रेजोनेटिंग चैम्बर की तरह भी काम करता है, हेल्पिंग फिश टू प्रोड्यूस एंड रिसीव साउंड. साउंड्स को पैदा करने के लिए, मतलब वो आवाज भी उससे करते हैं और एनिमीज की साउंड को रिसीव भी करते हैं. सो दिस कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ईच अदर, अट्रैक्टिंग मेट्स और डिटेक्टिंग प्रीडेटर. प्रीडेटर मीन्स एंड प्रे, मतलब प्रीडेटर यानी कोई बड़ा एनिमल उनको खाना, प्रीडेटर लार्जर एनिमल ईटर, प्रीडेटर इज द लार्जर एनिमल हु ईट्स द स्मॉलर वंस, एंड प्रे द स्मॉलर एनिमल्स हु इट इज बीइंग ईटन बाय लार्जर एनिमल. तो अगर कोई प्रे आ रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर देते हैं साउंड से. So these are the important factors. Now the next question, how important is the presence of air bladder in Pisces? This is over. Now the next one, what are the modifications that are observed in birds that help them to fly? See, the modifications that are observed in birds that help them to fly, they are as follows. First, the birds have streamlined body shape that minimizes air resistance, allowing them to move through the air with less effort. Second point, feathers provide insulation, help in flight by creating lift and drag, and waterproof the bird's body. Third point, means they act as a waterproof also. Feathers, they are waterproof and they help in dragging and lifting their body by insulation.
The forelimbs of the birds are modified into wings. Forelimbs of the birds, they are modified into wings, which are essential for lifting and propelling through them air. फोरलिम्स विंग्स होते हैं जो कि एसेंशियल करते हैं बॉडी को लिफ्ट प्रोपेल यानी आगे बढ़ाने के लिए. जब ये मूव करते हैं विंग्स को तब ये काम करते हैं. द नेक्स्ट वन, बर्ड्स दे हैव हॉलो बोन्स रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल वेट. इनकी बोन्स हॉलो होती हैं जिससे कि इनका वेट कम होता है. बर्ड्स हैव वेल डेवलप्ड फ्लाइट मसल. जो थोरेसिक मसल, जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड है, स्पेशली इन द चेस्ट. इनका थोरेसिक मसल, विच आर यूज टू पावर विंग, जो कि विंग्स को पावर देती हैं जब वो फ्लाई करते हैं. बर्ड्स हैव ए हाईली एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी स्पेसिफिक होता है, इंक्लूडिंग एयर. मतलब इनके लंग्स में एयर सैक्स होते हैं. एयर सैक्स में एक्स्ट्रा हवा भरी होती है, इसलिए कि जब भी ये उड़ना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा एयर उसमें होती है जो कि ऑक्सीजन करके डिकम्पोज करके एनर्जी रिलीज दैट अलाउज देम टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फ्लाइट. जिससे कि फ्लाइट के समय उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे कि इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये फूड आपका ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे कि लंबी दूरी तक आसानी से उड़ सकते हैं. एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में एब्सेंस होता है. एंड रिड्यूस नंबर ऑफ टीथ्स आर एब्सेंट, बीक इज प्रेजेंट, एंड ऑल्सो रिड्यूसिंग द बर्ड्स ओवरऑल वेट. इससे जो है जो बर्ड्स का ओवरऑल वेट कम होता है. आई होप इट इज क्लियर. द नेक्स्ट वन, काउंट द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस produced by an oviparous and viviparous mother be equal. Why? देखिए इक्वल नहीं होगा, बिकॉज सी द नंबर ऑफ एग्स produced by oviparous animals and the number of young ones born to viviparous animals, they are not usually equal. Oviparous animals typically produce many more eggs than viviparous animals because the eggs face a higher risk of predation and exposure to environmental factor before hatching. भाई जब वो ले करते हैं तो अंडे को मतलब कोई भी दूसरा जो बर्ड्स वगैरह हैं, बड़ी छोटी बर्ड्स के बड़े अंडे हैं वो खा सकते हैं. जैसे कि अभी इधर आपने देखा ना कि ऊपर बर्ड्स होते हैं, बुलबुल ने अंडा दिए, चूहे आए खा गए. ऐसा तो इसका भी डर रहता है. एक्सपोजर, एनवायरमेंटल कंडीशन, ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा सर्दी तो अंडे डेवलप नहीं हो पाते हैं. तो ये सब चीज़ें उनको फेस कर, इसलिए अंडे एक से ज़्यादा हैच करते हैं. जबकि विविपेरस एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, दे ऑफर देयर ऑफस्प्रिंग्स प्रोटेक्शन. जो विविपेरस एनिमल्स, जो बच्चा जो मदर की बॉडी के अंदर होता है तो उसका प्रोटेक्शन अपने आप मदर करती. नरिशमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट विद इन द मदर्स, मतलब उसका बॉडी का डेवलपमेंट मदर के अंदर होता है तो वो डाइजेस्टेड फूड लेता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है. सो इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. तो चूंकि उसको प्रोटेक्शन अंदर से मिलता है, सब कुछ है, तो इसलिए ज्यादा है कि नहीं, इसलिए उसमें एक ही एग रिलीज होता है क्योंकि उसका सर्वाइवल सुनिश्चित होता है, बिकॉज इट इज श्योर दैट दे आर गोइंग टू सर्वाइव. Next one, segmentation in the body is first observed in which of the following? Platyhelminthes, Aschelinthes, Annelida, Arthropoda. The correct option is Annelida. Now the next one is, you see here, match the following: operculum, parapodia, scales, complates, radula, hairs, conocyte. Here Ctenophora, mollusca, porifera, reptilia, Annelida, cyclostoma, and Chondrichthyes, mammalia, osteochithus. Operculum matched to the eighth one, osteochithus. Operculum, it is present in osteochithus. Parapodia, they are found in Annelida. Scales, they are found in reptilia. Complates are present in Ctenophora. Radula, it is in mollusca. Hairs are present in mammalia. Conocytes are present in porifera. Gill slits are present in cyclostomata and chondrichthyes. Operculum गिल स्लिट्स की कवरिंग होती है, तो इसमें ओपरकुलम प्रेजेंट होती है और इनमें जो होते हैं ओपरकुलम
साइक्लोस्टोमा और कॉलिगस में ओपरकुलम एब्सेंट होता है, इसमें गिल स्लिट्स होती है, इसमें ऑस्टियोकाइटिस में गिल स्लिट्स ओपरकुलम से कवर्ड होती है. Okay. Prepare a list of some animals that are found parasitic on human beings. Now see, here is a list of the animals found in parasitic. पहले हमारे टेपवर्म टीनिया सोलियम कॉजेस टीनियसिस, राउंड वर्म्स एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स, इससे डिजीज एस्केरियसिस होती है. हुकवर्म एंक्लाइस्टोमा स्पीशीज होती है. हुकवर्म ये फुट से होती है डिजीज, फुट से एंटर होता है. फाइलेरिया वर्म्स वॉचुरिया ब्रोंकाइटाई. फ्लूक्स जो होते हैं, इससे फाइलेरिया वर्म फाइलेरिया होता है. फ्लूक्स साइस्टोमा दैट ब्लड फ्लूक जो कि ब्लड में इन्फेक्शन होता है. एंड फेशियोला हिपेटिका ये लिवर फ्लूक होता है जो कि लिवर में इन्फेक्शन पैदा करता है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel, share the video. Again, we will meet in the next video. Thank you.